हेलो फ्रेंड्स, हम दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहे थे। तो आज के वीडियो में पहला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने अफ्रीका एवं एशिया के देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों की शुरुआत की है। क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने अफ्रीका व एशिया के देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए या शुरुआत की है, तो वो शासक कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। शासक तो कौन होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। यदि हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने मिस्र, ईरान, चीन और सीरिया, मिस्र, ईरान, चीन, सीरिया आदि देशों के साथ वैदेशिक संबंध स्थापित किए और राजदूतों का आदान प्रदान किया गया। राजदूतों का आदान प्रदान किया गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने अफ्रीका और एशिया के देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए थे, यानी शुरुआत की है इन्होंने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने मोहम्मद बिन तुगलक की साम्राज्य के लिए सिंध और हिंद शब्दों का प्रयोग किया है? इनमें से कौन है जिसने मोहम्मद बिन तुगलक की साम्राज्य के लिए सिंध और हिंद शब्दों का प्रयोग किया? फरिश्ता, इब्न बतूता, शम्स ए सिराज अफीफ, जियाउद्दीन बर्नी। तो इसका सही जवाब होगा इब्न बतूता। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। ये 1333 ईस्वी में मोरक्को देश और अफ्रीका महाद्वीप, तो देश तो कौन सा है? मोरक्को, और महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आता है। इसने सिंध और हिंद शब्दों का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने वली उल खराज नामक पद का गठन किया तथा उसे राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एक नए पद का गठन किया है, और नया पद कौन सा है? वली उल खराज। नए पद का नाम क्या है? वली उल खराज। इस पद का गठन कर दिया और इसे राजस्व के सारे अधिकार दे दिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसने अमीर से राजस्व के सारे अधिकार छीन लिए। अमीर को क्या कहा जाता था? मुक्ता कहा जाता था। अमीर को मुक्ता कहा जाता था। इससे सारे अधिकार छीन करके, और ये अधिकार किसको दे दिए? वली उल खराज को दे दिए गए। और इसी प्रकार राजस्व वसूली को ठेके पर देने की प्रथा भी किसके द्वारा शुरू की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजस्व वसूली को ठेके पर देने की इजारेदारी प्रथा? ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इजारेदारी प्रथा। तो दिल्ली सल्तनत का वह शासक, वह सुल्तान जिसने सर्वप्रथम राजस्व वसूल करने के लिए, कर वसूल करने के लिए इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की है। तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। और ये जो इजारेदारी प्रथा है इसे मुकाता प्रथा भी कहा जाता है। इजारेदारी प्रथा को किस नाम से भी जाना जाता है? मुकाता प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान ज्योतिष, चिकित्सा शास्त्र और गणित का बहुत बड़ा विद्वान था? दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जो ज्योतिष, चिकित्सा शास्त्र एवं गणित का बहुत बड़ा विद्वान था। तो इसका भी सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसका भी जवाब क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके बारे में यदि हम बात करें, ये संगीत प्रेमी था। मोहम्मद बिन तुगलक
संगीत प्रेमी और एक कवि भी था। संगीत प्रेमी के साथ साथ ये एक कवि भी था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय योग्यता के आधार पर नियुक्ति तथा नस्ल एवं वर्ग भेद की समाप्ति चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी? ध्यान से समझिए, यानी योग्यता के आधार पर नियुक्ति की यदि हम बात करें, इसकी शुरुआत कौन से वंश में हो जाती है? खिलजी वंश में हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसके समय योग्यता के आधार पर नियुक्ति, नस्ल एवं वर्ग भेद की समाप्ति अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी, तो इसका भी सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय योग्यता के आधार पर नियुक्ति देना चरम उत्कर्ष पर पहुंच चुकी है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने माउंट आबू में स्थित जैन मंदिरों के दर्शन किए थे? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने माउंट आबू में स्थित जैन मंदिरों के दर्शन किए थे? सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने माउंट आबू सिरोही में स्थित जैन मंदिरों के दर्शन किए थे। यदि हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, ये पहला सुल्तान था जिसने हिंदुओं के प्रति, यानी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान या पहला मुस्लिम सुल्तान जिसने हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति अपनाई, और ये गंगा नदी का पानी पीता था। गंगा नदी का पानी पीता था। और इसी प्रकार यदि हम मुगल काल की बात करेंगे, मुगल काल में शासक आएगा अकबर। अकबर भी गंगा नदी का पानी पीता था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जो जैन विद्वान जिन प्रभ सूरी और राजशेखर, दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जो जैन विद्वान जिन प्रभ सूरी और राजशेखर का अत्यधिक सम्मान करता था, तो इसका भी सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही जवाब क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके बारे में उल्लेख मिलता है कि इसने जिन प्रभ सूरी, जैन विद्वान, अभी हमने चर्चा की, जिन प्रभ सूरी, जैन विद्वान कौन है? जिन प्रभ सूरी। इनसे आधी रात तक बातचीत की थी, यानी विचार विमर्श किया था। आधी रात तक इसके साथ विचार विमर्श किया। और इनके साथ साथ ये हिंदू योगियों से भी चर्चा करता था। हिंदू जो योगी होते थे, साधु होते थे, उनसे भी चर्चा करता था। तो सेम ये वही कार्य कर रहा है जो आगे चल कर के मुगल वंश का शासक कौन करेगा? अकबर करेगा। अकबर ने भी इस प्रकार की नीति अपनाई। तो पहला मुस्लिम सुल्तान था जिसने हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति का परिचय दिया है। हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति का परिचय देने वाला पहला मुस्लिम सुल्तान कौन हो गया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने रतन नामक हिंदू को किस जगह का राजस्व अधिकारी नियुक्त किया था? तो हम कह सकते हैं कि उदारता की नीति का पालन किया गया है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो इसने रतन नामक हिंदू को किस जगह का राजस्व अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसमें ऑप्शन है बदायूं, मुल्तान, सिंध और भटिंडा। तो इसका सही जवाब तो होगा सिंध। मोहम्मद बिन तुगलक ने रतन नामक हिंदू को सिंध का राजस्व अधिकारी नियुक्त किया था। इसके अलावा इसके शासनकाल से संबंधित एक हिंदू मंत्री था साईं राज। इसके दरबार से संबंधित एक मंत्री है जिसका नाम है साईं राज। तो ये भी किसके दरबार से संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो होली एवं अन्य हिंदू त्योहारों में भाग लेता था तथा गंगा जल का पान करता था? किस विद्वान के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो होली के त्यौहार में भाग लेता था, हिंदू धर्म के अन्य त्योहारों में भाग लेता था और गंगा जल का पान करता था? हसन निजामी, इसामी, जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता। तो इसका सही जवाब है इसामी। विद्वान का नाम क्या है? इसामी। इसामी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक होली के त्यौहार में भाग लेता था और गंगा जल का पान करता था। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय नगरकोट में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय नगरकोट में स्थित ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण किस वर्ष किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नगरकोट में स्थित ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण कब किया गया था? 1333, 1336, 1337, 1347। अगर हम 1333 की बात करें तो 1333 में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आता है। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना करने वाले दो भाई थे, हरिहर व बुक्का, हरिहर व बुक्का। 1337, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1337। 1347 में हसन गंगू इसके द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की जाती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट में स्थित ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1337। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, इसने मंदिरों को नष्ट नहीं किया है, मंदिरों को इसने नष्ट नहीं किया, जबकि आगे चल कर के फिरोज शाह तुगलक मंदिर पर आक्रमण भी कर गया और मंदिर को इसने नष्ट भी कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम मुस्लिम सुल्तान जिसने हिंदुओं के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया। अभी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। प्रथम मुस्लिम सुल्तान जिसने हिंदुओं के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया था, तो सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष खलीफा के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन मोहम्मद को मिस्र से बुलाकर दिल्ली में सम्मानित किया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। दिल्ली सल्तनत का मोहम्मद बिन तुगलक, शासक का नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष खलीफा का उत्तराधिकारी, इस समय मिस्र का अब्बासी खलीफा, मिस्र में कौन खलीफा है? अब्बासी खलीफा, अब्बासी खलीफा इसका उत्तराधिकारी है और उत्तराधिकारी का नाम क्या है? गयासुद्दीन मोहम्मद। इसे दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया गया। इसका वर्ष है 1341। लेकिन इन्हें दिल्ली बुलाकर सम्मानित करने का सबसे बड़ा कारण क्या था? उलेमाओं के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक का विरोध करना, या अपन कह सकते हैं कि उलेमाओं से परेशान होकर इसको सम्मानित करता है और इसी के साथ साथ इसने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। खुद का नाम हटा दिया गया और सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई? अभी हम चर्चा कर चुके हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर की स्थापना 1336 में और बहमनी की स्थापना 1347 में। 1347 में कौन है? हसन गंगू। और यहाँ कौन है? हरिहर और बुक्का। इनके द्वारा विजयनगर और हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछा गया कि सत्य कौन सा नहीं है। उसका नाम अब्दुल मुजाहिद था। उसका नाम अब्दुल मुजाहिद था, या अपन कह सकते हैं ये उसका उपनाम था। ये उसका क्या है? उपनाम है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम क्या है? अब्दुल मुजाहिद। राजमुद्री अभिलेख में उसे दुनिया का खान कहा गया, ये भी सही है, ये भी सही है। यानी मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम क्या था? अब्दुल मुजाहिद। जबकि बचपन का नाम हम पढ़ चुके हैं, जोना खां था। बचपन का नाम क्या था? जोना खां। राजमुंद्री अभिलेख में उसे दुनिया का खान कहा गया। अकाल संहिता बनाने वाला प्रथम सुल्तान था। अकाल संहिता बनाने वाला यानी अकाल से राहत प्रदान करने वाला पहला सुल्तान था, और उसने
किलागढ़ी में राज्याभिषेक करवाया। किलागढ़ी में राज्याभिषेक नहीं करवाया, इसने बलवन के द्वारा निर्मित लाल महल में राज्याभिषेक करवाया था। ध्यान रखना है, यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने भी राज्याभिषेक करवाया था। यहीं पर अलाउद्दीन ने राज्याभिषेक करवाया, तो इसका सही जवाब होगा उसने किलागढ़ी में राज्याभिषेक करवाया। तो उसने राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? लाल महल में। बाकी तीनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1328-29 में अंतिम मंगोल आक्रमण किसके समय होता है? अंतिम मंगोल आक्रमण हुआ इसके शासनकाल में, और अंतिम मंगोल आक्रमण किसके समय, किसके नेतृत्व में किया गया? तो एक तो ये ध्यान रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय मंगोलों का आक्रमण कब होता है? 1328-29 में। और यह आक्रमण किसके समय, किसके नेतृत्व में होता है? अब्दुल्ला खां, कादर खान, अलाउद्दीन तरमासिरीन और कुतलुक ख्वाजा। इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन तरमासिरीन। अलाउद्दीन तरमासिरीन, इसके नेतृत्व में अंतिम मंगोल आक्रमण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के अलावा दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुम्स कर का हिस्सा 4/5 भाग अथवा 80% स्वयं ले लिया? ध्यान से समझना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो खुम्स कर था, खुम्स कर यानी युद्ध में लूटा हुआ खजाना। खुम्स क्या है? युद्ध में लूटा हुआ खजाना। तो इसका 4/5 भाग अथवा 80% स्वयं ले लिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की है। और दूसरा शासक कौन होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरा कौन होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। हमें इतना ध्यान रखना है कि खुम्स युद्ध में लूटा हुआ धन होता था। खुम्स क्या होता था? युद्ध में लूटा हुआ धन होता था, और इसमें 4/5 भाग संबंधित सैनिकों का होता था और 1/5 भाग सुल्तान का होता था। यानी 20% सुल्तान का और 80% संबंधित सैनिकों का होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे बदल दिया था। इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है, इस समय दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ। सही बात है। इसने संपूर्ण दक्षिण भारत को जीत लिया था। ये भी सही है। लेकिन इसी के समय दक्षिण भारत स्वतंत्र भी हो गया था। इसी के समय दक्षिण भारत स्वतंत्र भी हो चुका है। यानी दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार होता है इसके समय। इसी समय संपूर्ण दक्षिण भारत को जीता गया, लेकिन दक्षिण भारत स्वतंत्र भी हो गया। इसके समय सर्वाधिक 34 विद्रोह होते हैं। ये भी सही है। इसके समय सर्वाधिक कितने विद्रोह होते हैं? 34। अधिकांश विद्रोह पूर्वी भारत में हुए। ये गलत है। अधिकांश विद्रोह कहाँ होते हैं? और दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में भी कितने विद्रोह होते हैं? 27 विद्रोह। मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसके समय दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ। सही है। इसके समय संपूर्ण दक्षिण भारत को जीत लिया गया, लेकिन स्वतंत्र भी हो गया था। ये भी सही है। इसके समय सर्वाधिक विद्रोह हुए, 34 विद्रोह। लेकिन अधिकांश विद्रोह पूर्वी भारत में नहीं, कहाँ होते हैं? दक्षिण भारत में होते हैं। तो ये इसका उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा है? मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार बताने वाला विद्वान कौन है? फरिश्ता, एडवर्ड थॉमस, मोहम्मद हबीब, जियाउद्दीन बर्ने। इसका सही जवाब होगा एडवर्ड थॉमस। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? उसने अदली नामक चांदी का सिक्का चलाया। अदली नामक चांदी का सिक्का चलाया, और ये सिक्का 140 ग्रेन का होता था।
अदली नामक चांदी का सिक्का चलाया, ये सही है। दिनार नामक सोने का सिक्का चलाया, दिनार नामक सोने का सिक्का चलाया, और ये लगभग कितने ग्रेन का होता था? 200 ग्रेन का। और ये बताने वाले कौन है? इब्न बतूता, इब्न बतूता। तो चांदी का तो अदली सिक्का चला है, ध्यान रखना है, चांदी का सिक्का अदली है, सोने का सिक्का दिनार है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, इसके द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1335 ईस्वी में किया गया, ये गलत है, क्योंकि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 ईस्वी में किया गया था, और उसे मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है। तो ये भी सही है, और ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन सा है? सी। तो हमारा सही जवाब होगा सी, क्योंकि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब किया जाता है? 1229 में किया जाता है। और सांकेतिक मुद्रा में भी मुख्य रूप से कांसे का टका, चांदी के स्थान पर कांसे का टका चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने कहा था मेरा साम्राज्य रोगग्रस्त हो गया है और यह किसी इलाज से ठीक नहीं होता है? हकीम सरदर्द ठीक करता है तो बुखार हो जाता है, और बुखार ठीक करता है तो कुछ और हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय सर्वाधिक विद्रोह होते हैं। विद्रोह से परेशान होकर उन्होंने कहा कि मेरा साम्राज्य रोगग्रस्त हो गया है, यह किसी इलाज से ठीक नहीं हो रहा है। हकीम सिरदर्द ठीक करता है तो बुखार हो जाता है, और बुखार ठीक करता है तो कुछ और हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सागर के सूबेदार, सागर जगह का नाम है, यहाँ का एक सूबेदार है जिसका नाम है बहाउद्दीन गुरसास्प। सागर के सूबेदार बहाउद्दीन गुरसास्प के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह, ध्यान रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह किसने किया है? बहाउद्दीन गुरसास्प ने। और ये कहाँ का सूबेदार है? सागर का। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि इसने विद्रोह कब किया? इसका सही जवाब है 1326। इसने विद्रोह कब किया है? 1326 में। अगला क्वेश्चन है, आइन उल मुल्क मुल्तानी कहाँ का सूबेदार था? आइन उल मुल्क मुल्तानी कहाँ का सूबेदार था जिसके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध सर्वाधिक भयंकर विद्रोह किया गया था? यानी पहला जो विद्रोह है वो 1326 में सागर का सूबेदार है बहाउद्दीन गुरसास्प। बहाउद्दीन गुरसास्प वो तो पहली बार विद्रोह करता है, लेकिन सर्वाधिक भयंकर विद्रोह करने वाला अवध का सूबेदार, कहाँ का सूबेदार था ये? अवध का सूबेदार, जिसका नाम क्या है? आइन उल मुल्क मुल्तानी, आइन उल मुल्क मुल्तानी। और इस विद्रोह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एकमात्र विद्रोह था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने क्षमा भी कर दिया था। यानी किसको क्षमा कर दिया था? आइन उल मुल्क मुल्तानी को। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंध के थट्टा नामक स्थान पर तगी के विद्रोह को दबाते हुए, किसका विद्रोह है? तगी, तगी व्यक्ति का नाम है। तगी के विद्रोह को दबाते हुए, एक तो अपन कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध अंतिम विद्रोह गुजरात में होता है। अंतिम विद्रोह कब होता है? एक तो 1351 में, और कहाँ होता है ये विद्रोह? गुजरात में। तो इस विद्रोह को दबाते समय मोहम्मद बिन तुगलक का देहांत कब हो गया था? मोहम्मद बिन तुगलक का देहांत हुआ है 1351 में, 1351 में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के 100 गांवों पर अमीर ए सादा की नियुक्ति, एक अधिकारी है अमीर ए सादा, अधिकारी का नाम क्या है? अमीर ए सादा। यानी दक्षिण भारत के 100 गांवों पर एक अमीर ए सादा की नियुक्ति की जाती है, और ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मोहम्मद बिन तुगलक। और ध्यान रखना है, इन अमीरों ने ही सर्वाधिक विद्रोह किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध इन सादा अमीरों के द्वारा ही सर्वाधिक विद्रोह किया गया था, ध्यान रखना है। तो अमीर ए सादा की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मोहम्मद बिन तुगलक। और ये दक्षिण भारत में, क्योंकि हमने अभी चर्चा की है, दक्षिण भारत में कितने विद्रोह होते हैं? 27, और टोटल विद्रोह कितने होते हैं? 34।
जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक की कितनी योजनाओं का उल्लेख किया है? जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक की कुल कितनी योजनाओं का, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को योजनाओं का राजकुमार, योजनाओं का बादशाह, यानी उसे नई नई योजनाएं बनाने का शौक था, तो इसे योजनाओं का राजकुमार, योजनाओं का बादशाह कहा जाता है। अब क्वेश्चन है कि बर्नी ने कितनी योजनाओं का, कितनी मुख्य योजनाओं का उल्लेख किया है? इसका सही जवाब होगा 5। जैसे हम बात करें दोआब में करवर्दी, पहली योजना कौन सी है? दोआब में करवर्दी, और ये योजना 1325-26 की है। 1325-26, तो पहली ये योजना है उसकी। दूसरी योजना है देवगिरी को राजधानी बनाना, देवगिरी को राजधानी बनाना, ये 1327 की बात है। तो पहली योजना तो कौन सी हो गई? दोआब में करवर्दी, दूसरा देवगिरी को राजधानी बनाना, तीसरी योजना है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तीसरी योजना कौन सी है? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 ईस्वी में। तो पहली योजना दोआब में करवर्दी 1325-26, देवगिरी को राजधानी बनाना दूसरी योजना है 1327 में, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तीसरी योजना है 1329 में, और चौथी जो योजना है वो है खुरासान अभियान। चौथी योजना खुरासान अभियान, और पांचवी जो योजना है वो है कराचिल अभियान। पांचवी जो योजना है वो कौन सी है? कराचिल। ये 32 से 34 के मध्य हुआ, 1332 से 1334 के मध्य, और ये भी 1332 से 1334 के मध्य। तो ये 5 योजनाएं हैं जिनका उल्लेख किसने किया है? बर्नी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? किसानों की सहायता के लिए दीवान ए कोही की स्थापना। सही है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। किसानों की सहायता के लिए उसने दीवान ए कोही की स्थापना की। दोआब में अकाल पड़ने के बाद दिल्ली के स्थान पर स्वर्गद्वारी को अपना शिविर बनाया, यानी यहाँ पर लगभग 2.5 वर्ष तक रहा था मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ लगभग कितने वर्ष रहा? ये भी सही है, क्वेश्चन आया हुआ है। किसानों की सहायता के लिए दीवान कोही की स्थापना की, सही है। दोआब में अकाल पड़ने के बाद दिल्ली के स्थान पर इसने स्वर्गद्वारी को अपना शाही शिविर बनाया था। ये जो स्वर्गद्वारी है, ये जो जगह है, ये कड़ा नामक इक्ता में पड़ता है। कड़ा, हमने बात की थी, अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। किसानों को तकावी, तकावी सौंदर अथवा कृषि ऋण, तकावी का ही दूसरा नाम है सौंदर, और इसी का तीसरा नाम है कृषि ऋण। ये भी सही बात है, इसने किसानों को कृषि ऋण दिए जिनको तकावी या सौंदर कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है दोआब में करवर्दी 1329 ईस्वी में की। ये गलत है, क्योंकि अभी हमने चर्चा की है कि दोआब में करवर्दी कब की गई है? 1325-26 में, 1325-1326 में। तो इसका सही जवाब होगा डी। इसका सही जवाब क्या है? डी। अगला क्वेश्चन है, कृषि विकास की योजनाओं से संबंधित फसलों में चक्रावर्तन पद्धति को किस शासक के द्वारा अपनाया गया? चक्रावर्तन यानी आज जैसे इस वर्ष बाजरा की फसल उगाई गई है, फिर दूसरे वर्ष नई फसल उगाई जाए, तो चक्रावर्तन पद्धति। कृषि विकास की योजनाओं से संबंधित फसलों में चक्रावर्तन पद्धति को किस शासक के द्वारा अपनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।